हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रू यूपीएससी। फ्रेंड्स, आज हम खान सर के द्वारा जो कंडक्ट कराया गया था 69 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज, आज हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा नए पैटर्न पे आधारित होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें कि ये जो टेस्ट सीरीज हुआ था, फर्स्ट जो टेस्ट हुआ था वो 14 मई को हुआ था और दूसरा 21 मई को हुआ था। आज हम दूसरा देखने वाले हैं 21 मई वाले। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इंडियन पॉलिटी का ही टेस्ट है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी पर ही आधारित पूरा टेस्ट है। लगभग 100 क्वेश्चन है इसमें, टोटल 100 क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। भारत में एक ही नागरिकता और एक ही क्या बोला? अधिवास है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक ही नागरिकता होता है भारत में। ठीक है, दूसरा कथन है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो या केवल वही अस्थाई वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि जन्म से ही अस्थाई नागरिक होना जरूरी है। बाहर से भी आए हुए लोगों को नागरिकता प्राप्त हो, वो भी राष्ट्राध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, तीसरा कथन है कि बिल्कुल गलत है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता। किसी परिस्थिति में क्या बोला है? उसे वंचित नहीं किया जाता है। बिल्कुल गलत है। किसी भी परिस्थिति में यदि कोई धोखाधड़ी या कोई गलत काम होता है, उससे भारत सरकार क्या करेगी? उसे नागरिकता छीन लेगी। ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन भी है, कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 34 कथन है, अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है। मौलिक अधिकार प्रतिबंध का प्रावधान करता है जबकि सैनिक कानून लागू। बिल्कुल सही है। क्या करता है? मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधित करता है और सैनिक कानून लागू करता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि यह संसद को किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी क्षेत्र में जहां सैनिक कानून लागू था, व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में क्षतिपूर्ति करने का अधिकार देता है। ये बिल्कुल सही है। ये भी कथन सही है। अगला है, तीसरा कथन है कि संसद ऐसे क्षेत्र में पारित किसी भी सजा दी गई सजा, जब्ती आदेश या सैनिक कानून के तहत किए गए अन्य कृत्य यानी अन्य अपराध को भी मान्य कर सकता है। बिल्कुल ये भी बात सही है। ठीक है, इसका मतलब कथन तीनों सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के प्रावधानों को खत्म करने संवैधानिक मामले के अधिनियम को प्रावधानों को खत्म करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 और 3। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ये भी हो जाएगा। ये भी कथन इसका सही है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 भी इसका कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्नलिखित में से ऐसे कानूनों में शामिल है जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत अल्पीकरण होने पर अमान्य हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। पहला कथन है कि राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित अस्थायी कानून। दूसरा है अस्थायी कानून। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश जो है, ये भी। तीसरा कथन है कि कानून के बल वाले रिवाज या उपयोग, ये भी सही है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में हड़ताल के अधिकार की स्थिति क्या है, क्या स्थिति है, मतलब भारत में हड़ताल की अधिकार की स्थिति क्या है। ठीक है, इस कथन है किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध मौलिक अधिकार, किसी भी व्यक्ति को क्या उपलब्ध मौलिक अधिकार। दूसरा कथन है कि किसी व्यक्ति को उपलब्ध मौलिक अधिकार, यह बिल्कुल गलत है, क्या बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, मौलिक अधिकार क्या है, केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ये भी बिल्कुल गलत है, केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है, सैनिकों के लिए भी उपलब्ध होता है, अन्य नागरिकों के लिए भी उपलब्ध, केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध वैधानिक अधिकार, यह बिल्कुल सही है। तीसरा है नो मौलिक अधिकार नो वैधानिक अनुसार, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत वहाँ कुछ प्रावधानों के अपवाद के साथ निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति की हिरासत में लेने की अधिकतम अवधि क्या है। मतलब अनुच्छेद 22 के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को मतलब शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उसकी अधिकतम अवधि मतलब हिरासत में रखने कितना दिन तक है, तो उसका 3 माह तक वो क्या कर सकता है, वो व्यक्ति को हिरासत में रख सकता है अनुच्छेद 22 के अनुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है राज्य के स्वामित्व वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक निर्देश, मतलब राज्य के स्वामित्व वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक निर्देश, ये बिल्कुल गलत है। इसे अन्य धर्म के लोगों पर उनकी सहमति के बिना ही लागू कर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। किसी के मतलब किसी के इच्छा के विरुद्ध मतलब धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा है क्या है, दूसरा कथन है कि देश से बाहर जाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं है। तीसरा है कि बंद या हड़ताल अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश निषेध उत्प्रेषण और अधिकार पृष्ठा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों क्या बोला है, विचार करने के लिए। पहला कथन है अनुच्छेद 32 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा किसी भी अन्य अदालत को ये रीट जारी करने का अधिकार देता है, बिल्कुल सही है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि 1950 से पहले केवल कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालयों के पास रीट जारी करने की शक्ति थी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या, ये रीट अमेरिकी कानून से उधार ली गई है, जहां उन्हें विशेषाधिकार रीट के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है। क्या बोल रहा है, नहीं है बोल रहा है। तो इसका पहला कथन है यह लोगों द्वारा लोगों की सरकार है, यह लोगों के लिए लोगों द्वारा लोगों की सरकार है, यह बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है, यह मानी बिल्कुल सही है, लोगों द्वारा लोगों की सरकार लोकतंत्र में आता है। यहाँ बोल रहा नहीं है एक बात बोल रहा है, तो यह भी इसके लिए यह भी गलत है। बी कथन बोल रहा है कि यह सामाजिक भेद और विभेदता को समायोजित करता है, यह भी बिल्कुल गलत है इसके अनुसार, नहीं के अनुसार। सी में क्या बोलता है, यह अधिकारों की गारंटी देता है, यह भी नहीं होगा। डी में बोल रहा है कि यह सभी स्तरों पर महिलाओं को 33% तक आरक्षण देता है, यह बिल्कुल गलत, यह बिल्कुल सही है कि मतलब 33% तक आरक्षण देता है। यहाँ नहीं का बात बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है देता है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है। पहला कथन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में
संघवाद शब्द का उल्लेख है। यह बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है? भारत संघ का एक रूप है। भारत क्या है? संघवाद का एक रूप है। बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम की राजनीतिक परिणाम को प्रभावित करता है? कौन सा मतलब कारक है जो सामाजिक विभाजन को राजनीतिक परिणति के परिणामों को क्या करता है? प्रभावित करता है। पहला कथन है कि लोगों के विशिष्ट और अलग शब्दों में अपनी पहचान का अनुभव करता है। बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कारण क्या है कि राजनीतिक नेता एक विशेष समुदाय की मांगों को उठाते हैं। बिल्कुल सही है। राजनीतिक जो नेता है विशेष समुदाय के लोगों को मांगों को क्या करते हैं? उठाते हैं। भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? विभिन्न समूहों की मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया। यह भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यूनाइटेड किंगडम क्या है? एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। क्या है? संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मद में दो कथन है। निम्नलिखित मद में क्या है? दो कथन है, ए और बी। ठीक है, चलिए कथन पढ़ते हैं। कथन क्या है? कथन है, पहला कथन है कि भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है, बल्कि दोनों संश्लेषण है। दोनों क्या है? संश्लेषण है। दोनों एक दूसरे का मिलाप है। ठीक है। दूसरा कथन है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों को साधारण बहुमत संसद की विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है और कुछ प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा कुल राज्यों के आधे से मतलब कम समर्थन के साथ संशोधित किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन दिया हुआ था। पहला कथन है कि दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य है और कथन दो एक का सही व्याख्या है। एक क्या है? सही व्याख्या है। यह बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है कि दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य है, लेकिन कथन एक ही सही व्याख्या नहीं है। यह भी बिल्कुल गलत है। कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है। यह भी बिल्कुल गलत। कथन एक गलत है और कथन दो सत्य है। यह बिल्कुल सही है। क्या बिल्कुल सही है? अगला क्वेश्चन है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें मतलब ये कथन दिया गया है, जिसमें मतलब ये सब होता है। तो इसमें कथन में कहा गया है, कथन में है कि संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। संसद के सभी राजनीतिक दलों का क्या होता है? सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। यह बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है? सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। सरकार क्या होता है? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ये बिल्कुल सही है। क्या बिल्कुल सही है? तीसरा कथन है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित है। ये भी सही है। और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। बिल्कुल गलत है। अगला है कथन सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है। सरकार क्या होता है? संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई जा सकती है। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ भी इसलिए गलत है, सरकार लोगों द्वारा चुनेगी। सरकार लोगों के द्वारा नहीं, लोगों के द्वारा संसद चुनना, तो संसद क्या करता है? सरकार को चुनता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निर्देश। नीचे दिए गए अभिकथन ए और तर्क बी, तर्क आर के लिए सही विकल्प चुनिए। तर्क ये मतलब अधिकथन है ए और तर्क बी के लिए सही कथन चुनिए। तो अभिकथन है कि अभिकथन ए
लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक चुने हुए या नियुक्त अधिकारियों के मध्यस्थ के बिना सार्वजनिक निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं। क्या होता है? सार्वजनिक निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। क्या? बिल्कुल सही है। तर्क बोल रहा है आर कि कोई भी देश आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मॉडल के अनुसार अनुसरण नहीं करता है। कोई भी देश क्या करता है? राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मॉडल का अनुसरण नहीं करता है। ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है? बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल गलत था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर से। क्या अभिकथन बोल रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक चुने हुए या नियुक्त अधिकारियों के मध्यस्थ के बिना सार्वजनिक निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। क्या? बिल्कुल सही है। आर बोल रहा है, उसका तर्क बोल रहा है कि कोई भी देश आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मॉडल का अनुसरण नहीं करता। ये बिल्कुल गलत है। क्या बोलता है? मॉडल का अनुसरण नहीं करता, मॉडल का अनुसरण करता है, इसलिए ये बिल्कुल गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? क्या निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो इसका क्या कथन है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में वैध शासन की व्यवस्था, वैध शासन में की क्या व्यवस्था। ये बिल्कुल सही है। ये क्या? बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था है। मुसलमानों के लिए कहा है पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। ये बिल्कुल गलत है। तीसरा कथन है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही है। ये भी बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण है। कथन कह रहा है कि वेवेल योजना पिछले वीडियो में वेवेल योजना के बारे में बात किए थे। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती है। कथन है, कारक है उसका कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाता है। ऐसी व्यवस्था में क्या होता है? भारत का बंटवारा बच जाता है। इसका कथन है कि कथन और कारण दोनों सही है। और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण ये बिल्कुल गलत है। सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन बी बोला कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये भी बिल्कुल गलत है। कथन सही है पर कारण गलत है। ये बिल्कुल सही है। कथन सही है और कारण गलत है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कथन और कारण ये भी है क्वेश्चन में। तो कथन बोल रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। भारत का संविधान क्या करता है? देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। कारण इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त मतलब क्या? तो कथन ये ऑप्शन ये है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण ये बिल्कुल गलत है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला कथन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था
संविधान निर्माण पर संविधान निर्माण पर असर था। संविधान निर्माण पर क्या था? असर था। दूसरा कथन है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करती है। उद्देशिका क्या करता है? बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों के क्या करता है? पूर्ति करती है। ये बिल्कुल भी सही है, ये भी सही था और ये भी सही है। तीसरा है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। भारत के लोगों ने क्या किया? आदेशित किया, इसे जारी किया। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी डायआर्की सिद्धांत किससे निर्देशित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रांतों में प्रतियोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजित करना, जो इसका निर्देश करता है द्वैध शासन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे या किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी? भारत में क्या था? अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी। किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 1813 का चार्टर एक्ट, ये भी सही था। ठीक है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये भी सही है 1823। पर्यायविद और आंग्लीविद विवाद, ये भी सही है। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही है। अगला क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1818 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। चीन के साथ व्यापार को छोड़कर क्या था? समाप्त कर दिया था चाय का व्यापार। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में ले लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। यह भी बिल्कुल गलत है, ये तब तक ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं था। ठीक है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है, इस पर विचार करने के लिए बोल रहा है। 1919 के मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 21 वर्ष से अधिक आयु सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि कर दी गई थी। मतलब मताधिकार को क्या किया था उसमें मताधिकार को क्या किया था क्योंकि मतलब दे दिया था मताधिकार, महिलाओं को मत देने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, 1919 के चम्सफोर्ड सुधार में कहा गया। यह भी बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। दूसरा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन का स्थान पर सभी भागरीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या बोला? भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। जो क्या थी? भारत में होनी थी। ये बिल्कुल गलत था, ये भारत में नहीं ब्रिटेन में होनी थी। दूसरा था कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। ये बिल्कुल क्या सही है? भारतीयों से मतलब यूरोपियों से अधिक भारतीयों का भारतीय सिविल सेवा में मतलब योगदान था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करें। निम्न शब्दों पे विचार करें मतलब एक तरफ मतलब आरोही क्रम में बोल रहा है लगाने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले सार्वभौमिक, इसके बाद समाजवादी, इसके बाद धर्मनिरपेक्ष, इसके बाद प्रजातांत्रिक। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना था। भारत का संविधान का अमुख लक्ष्य क्या था? सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका कथन था कि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। दूसरा कथन था विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये भी सही है, ये भी सही था। अवसर की समता, ये भी सही है, संविधान मेरा बोलता है अवसर की समता देता है। ठीक है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा का भी बात करता है हमारा संविधान। ठीक है, ये भी सही है। इसका मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। इनमें से उद्देशिका के संबंध में सही कथन चुनने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो पहला कथन है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका है। ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है। इसकी प्राकृतिक जो न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। तीसरा क्या बोला? इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल, इसका संशोधन किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत। चौथा बोला संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। विशिष्ट प्रावधानों क्या करता है? रद्द नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कूट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूटों के आधार पर इसका सही मिलान कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मिलान होगा कि 1 का जो मूल अधिकार था वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, और शासन की संसदीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूके से लिया गया था। ये इसका यूके। ठीक है, आपात प्रबंध जो है ये जर्मनी से लिया गया था। ठीक है, जो जर्मनी के संविधान से लिया गया था, और राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड से लिया गया था। इसका सही आंसर इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। लोकहित मुकदमे के संकल्पना का संकल्पना का प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ कब हुआ था मतलब कहाँ से हुआ था? प्रारंभ हुआ था कहाँ से पूछ रहा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हुआ था। कहाँ से हुआ था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला कथन और कारण पर है। तो कथन है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कथन है ये। ठीक है, कारण है कि भारतीय संविधान न तो असंघात्मक है न ही एकात्मक है, न ही संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अभी इसमें मतलब कथन एक है ऑप्शन है कि ए तथा आर दोनों सही है, और आर ये का सही व्याख्या। ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। ये आर सही नहीं है। संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन आर क्या बोल रहा है कि एकात्मक भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है।
ऑप्शन बी बोला कि ए तथा बी, ए तथा आर दोनों सही है, दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, ए सही है, आर गलत है, ए सही है और आर गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। ये गलत है और आर सही है, ये गलत है और आर सही है, ये बिल्कुल गलत है। सॉरी, इसका ये तथा सॉरी फिर से ऑप्शन गड़बड़ा गया था। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या, आर ए का सही व्याख्या बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी ये सब गलत है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य मतलब दो कथन और कारण दिया गया है, उसमें उसका सही आंसर निकालने के लिए। तो कथन है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है, राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र का जीवन रक्त है। कारण है कि लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं, खराब शासन के लिए क्या करते हैं, राजनीतिक दलों को कोसते हैं। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही है, ये क्या है, बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। भाषा के आधार पर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है वह कब किया गया था, तो वह किया गया था 1953 ईस्वी को। वह कब किया गया था, 1953 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुष्टि जो है के आधार पर, संतुष्टि के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। राज्यों का पुनर्गठन जो है प्रथम बार किस वर्ष किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1956 में पहली बार राज्य का मतलब पुनर्गठन आयोग आया और राज्य जो है राज्य का बंटवारा होना शुरू हो गया भाषा के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालक्रम के पहचान मतलब कीजिए, मतलब सही क्रम में बनने का सही क्रम में मतलब किस सबसे पहले कौन मतलब अलग हुआ, ठीक है, उसके क्रम से दर्शाने के लिए। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, पहले आंध्र प्रदेश हुआ था, इसके बाद हरियाणा, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, इसके बाद सिक्किम हुआ था, सबसे लास्ट में सिक्किम राज्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। संघीय व्यवस्था पर संबंधित बोल रहा है, ठीक है। तो कथन 1 में है कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। ये बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है। संघीय व्यवस्था क्या करता है, प्रस्तावना पारित करता है, ये भी सही है। दूसरा है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, एकात्मक झुकाव क्या सशक्त मिश्रण है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुत्ता संपन्न है, राज्य विधायिका क्या प्रभुत्ता संपन्न है, ये भी सही है। विधायिकी वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा इसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दिया गया है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कथन और कारण है। कथन है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या परोक्षतः निर्वाचित होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कारण है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। भारत के संसदीय प्रणाली को क्या है, गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ऑप्शन है कि दोनों ए और आर सत्य है, दोनों ए और आर सत्य है, तथा आर ए का सही मान्य स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण है ये भी। महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। सबसे बड़े क्या है, दावेदार हैं। कथन है, कारण है
कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। लोकतंत्र में क्या है? आत्मसम्मान का सम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। ऑप्शन है कि दोनों ए और आर सत्य है, ए और आर सत्य है, और आर ए का सही मान्य में स्पष्टीकरण है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है कि ये आर जो है ए का सभी मान्य स्पष्टीकरण है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार क्यों है? क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो मंत्रिपरिषद क्या होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधायक को पारित होना होता है। विधायक को पारित करना अनिवार्य होता है। कौन सा मतलब विधायक पारित करना अनिवार्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद में साधारण बहुमत होना चाहिए। संसद में क्या होता है? साधारण बहुमत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। कौन सा स्पष्ट करता है? तो इसका करता है केशवानंद भारतीवाद 1973। केशवानंद भारतीवाद 1973 जो क्या करता है? स्पष्ट करता है संविधान के आधारभूत ढांचे को। क्या करता है? संविधान के आधारभूत ढांचे को मतलब स्पष्ट करता है, सिद्धांत को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? स्वतंत्रता के अगर सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शक्तियों का पृथकीकरण। शक्तियों क्या करता है? पृथकीकरण करता है, मतलब शक्तियों का बंटवारा कर देता है ताकि लोकतंत्र को बचाने के लिए। नहीं तो लोकतंत्र का क्या होगा? हनन होगा। किसी एक के हाथ में उसका मतलब सरकार रहेगी तो वो हनन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? भारत में क्या किया गया था? प्रथम नगर निगम स्थापित किया था। किस स्थान पर किया गया था? तो यह किया गया था मद्रास में। कहाँ किया गया था? तो मद्रास में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? क्या उल्लेखित बोल रहा है? नहीं है, उल्लेखित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संघीय शब्द का क्या उल्लेखित नहीं है प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं था? भारत में सभी व्यक्तियों को कौन कौन सा अधिकार उपलब्ध नहीं था, मतलब आरोही क्रम में दर्शाने के लिए बोल रहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये मतलब बोल रहा है कि कौन कौन से अधिकार क्या है? सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2, 3 और 4। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये भी नहीं है। ठीक है, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी नहीं है। चुनाव लड़ने का अधिकार ये भी नहीं है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक प्रयुक्त समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? परिभाषित शक्ति क्या प्राप्त है कि एक मतलब प्रयुक्त समाजवाद में जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत मतलब सर्वोच्च न्यायालय का समान एक समान और एक वेतन का मतलब मौलिक अधिकार परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदुत्व शब्द
किसे सम्मिलित नहीं करता है? हिंदुत्व शब्द क्या करता है? किसे सम्मिलित नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पारसियों से संबंधित, पारसियों शब्द में उल्लेखित नहीं करता है, सम्मिलित नहीं करता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत मतलब आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में मीडिया को स्वतंत्र घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अनुच्छेद 19A का ए में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। क्या है? निहित है। इसका कौन सा अनुच्छेद? 19A में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। राज्यकृत के विरुद्ध क्या है? एक गारंटी है। एक क्या है? गारंटी है। यह भी सही है। दूसरा क्या है? यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। क्या है? संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। यह भी सही है। तीसरा क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय सुनिश्चित करता है। क्या करता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय सुनिश्चित करता है। यह भी बिल्कुल सही है। चौथा क्या है? कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। संयुक्त अमेरिका में अधिकारों की बिल की भांति नहीं है, तो इसका बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में बोल रहा है कि मौलिक अधिकार किसके किसके अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार में पहला कथन है कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। कभी क्या? निलंबित नहीं किया जा सकता। ये भी बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या? प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकता है। बिल्कुल गलत है। ये भी बिल्कुल गलत है। मौलिक अधिकार प्रधानमंत्री के नियम के निर्देशों से क्या होता है? निलंबित नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है। ये भी बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर भी नहीं हो सकता है, वो संसद में पारित होता है। ठीक है। चौथा है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार जो आपातकालीन स्थिति में, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो सभी मौलिक अधिकारों को क्या हो जाएगा? रुक जाएगा और राष्ट्रपति शासन का मौलिक अधिकार चलने लगेगा। मतलब आपातकालीन जो स्थिति का अधिकार है वो चालू हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। यानी बेला बनर्जीवाद विदेश यात्रा का अधिकार वैधानिक है। अधिकार क्या है? वैधानिक है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? निम्नलिखित में क्या करता है? किस रीट को जारी करता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या सुमेलित सही नहीं है? सही नहीं, यानी मिलान कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्यक्ष जो है यह सही नहीं है। प्रतिषेध जो है सही नहीं। टू बी सर्टिफाइड यह सही नहीं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कूट है संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? संविधान निम्नलिखित निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है? किसके अधिकार स्वीकृत करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के, दलितों के नहीं, जनजातियों के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मतलब मिलान करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सुमेलित करें तो मिलान करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 1 का 1 मतलब ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 में इसका मतलब किया गया
और काम करने का अधिकार जो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता लागू का मतलब रहता है इसमें, और अनुच्छेद 48 जो कृषि एवं पशुपालन का गठन के बारे में इसमें अनुच्छेद 48 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मचारी की भागीदारी की प्रस्ताव प्रावधान दिया गया, किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 43A में दिया गया है। अनुच्छेद 43A में इसका प्रावधान है कि उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था, कब पारित किया था? बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1979 में। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य की बात बोल रहा है? मौलिक कर्तव्य नहीं है की बात बोल रहा है। इसका क्या है? राष्ट्रगान का सम्मान करना ये भी मौलिक कर्तव्य में आता है। इसका सही, ये भी सही है। ठीक है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये भी सही है। किसी भी मतलब राष्ट्रीय संपत्ति, गवर्नमेंट की संपत्ति को तोड़ना नहीं, नुकसान नहीं करना, उसको बचाना, ये भी सही। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये गलत है, इसका मतलब ये इसके लिए ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार का यह उपबंध शामिल है। यह उपबंध किस अनुच्छेद में शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51A में शामिल है कि आप भारत के नागरिक होने के नाते आप प्राकृतिक पर्यावरण का जो है संरक्षण करेंगे। ठीक है, इस किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 51A में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 2 A B और D, A B और D, यानी A R अतुल्य और S रे, C M स्टेफिन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को किसे सौंपा जाता है? ठीक है, किसे सौंपा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इसका अधिकार सौंपा जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति को उम्मीदवार के लिए कौन मतलब आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं राष्ट्रपति को उम्मीदवार के लिए? इसका से पढ़ा लिखा आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति को उम्मीदवार के लिए, मतलब कोई भी अनपढ़ भी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। आहूत का क्या अर्थ होता है? आहूत कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। इसका सही आंसर, यानी एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा मतलब रद्द कर देना, ये भी क्या है? राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन के अंतर्गत आता। ठीक है, ऑप्शन बी बोलता है एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत न किया जाना, ये भी सही है। तीसरा है एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, उपयोग में सभी सही साथ हैं। अगला
अगला क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वह कौन तैयार करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या करता है? तैयार करता है उसकी उनके अभिभाषण को। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं? संघीय मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद ए यानी अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संसद असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। निर्वहन हेतु क्या कहता है? उपबंध कर सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 160 में दिया गया है कि वह राष्ट्रपति राज्यपालों के कृत्यों क्या करता है? निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या थी? मतलब कोई भी राष्ट्रपति जो भारत में जो राष्ट्रपति हैं उनको या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या वह पद त्याग देते हैं या उनको हटाया जा सकता है, तो वह कितने दिन के अंदर वह उस पद पे कोई और राष्ट्रपति के लिए मतलब निर्वाचित हो सकता है? उसका सही ऑप्शन होगा 6 माह के अंदर उनको उस पद पे किसी भी आदमी को मतलब चाहिए राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, तो वह ऑप्शन डी इसका सही आंसर यानी 6 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? यानी अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त, मतलब अनुच्छेद 20 और 21 के मतलब उससे अतिरिक्त, तो वह कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत वो क्या करता है? भारत के राष्ट्रपति का मूल अधिकार क्या करता है? कार्यान्वयन कर सकता है, स्थापित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, संसद के क्या है? दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया, तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? किसे उस विधेयक पर मतलब अनुमति रोकने का विधेयक प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं? ऐसा कौन से राष्ट्रपति हैं भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति भूतपूर्व जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे? कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं? तो यह है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी क्या है? राष्ट्रपति थे जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस एक मामले में अपने पाइकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है? किस मामले में, मतलब किसी एक मामले में अपने पाइकेट के वीटो की शक्ति का क्या करता प्रयोग किया? वह था कौन था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय डाकघर विधेयक। भारतीय डाकघर विधेयक जो है पैकेट वीटो की शक्ति का क्या करता प्रयोग किया, वह है भारतीय डाकघर विधेयक। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है? राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है? तो ठीक है, इसका क्या है? तो न्यायिक शक्ति है। क्या है? न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए? निम्नलिखित में किसको संसद के पटल पर रखवाए, उनका कर्तव्य है कि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 3 और 4 संघ वित्तीय आयोग की सिफारिश को, और दूसरा क्या है? दूसरा नियंत्रक यानी महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को। ठीक है, वह मतलब उनका कर्तव्य है कि वो उस पद पे रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? चौथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, ये भी
ये सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन सा ऐसा है जो भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो क्या करता है, जो लोकसभा क्या करता है, भंग कर सकता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। कितना मतलब अनुसमर्थन किया जाना, प्रस्ताव को कितना निर्वाचक द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, यानी 50 निर्वाचकों द्वारा उन्हें मतलब उनका समर्थन मिलना चाहिए, तब वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार मतलब हो सकते हैं। ठीक है, चुने जा सकते हैं यानी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में क्या है, निम्नलिखित पर से विचार कीजिए। केंद्र है, केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, उन पर निम्नलिखित विचार कीजिए। ठीक है, तो कथन है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। क्या है, केवल अनिवार्य रूप से क्या लोकसभा के आसीन सदस्य होंगे? ये बिल्कुल गलत है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। ये भी बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर दे, यानी कथन और कारक दिया गया। तो कथन ये, किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। केवल क्या है, राजनीतिक निर्णय है। कारण है वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। क्या करता है, प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। तो ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। बिल्कुल गलत है, ये तथा आर सही व्याख्या, आर जो है एक सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये बिल्कुल सही है, ये की सही व्याख्या है यार। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर कथन दिया गया है। ठीक है, तो उन पर विचार करने के लिए बोल रहा है। तो इसका कथन है कि भारत के राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही। दूसरा क्या है कि भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। एक वर्ष में क्या दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। जब संसद का चलान आवश्यक है तो उपयुक्त कथनों पे सही करिए, मतलब यह सही है। ठीक है, जैसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मतलब मिलान करें, निम्नलिखित में से मिलान करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। ठीक है, अनुच्छेद 54 में अनुच्छेद 67 में वो राष्ट्रपति को हटाना, और अनुच्छेद 94 में जो है क्या है, स्पीकर को हटाना, राष्ट्रपति को नहीं, वो स्पीकर को हटाना, और अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के सभापति को हटाना। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा प्रस्ताव जो है भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो कौन सा प्रस्ताव है? विश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव वह मंत्रिपरिषद रख सकती है। अगला क्वेश्चन है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड
इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR का नया अध्यक्ष कौन है? नया अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो वह होती है जनसंख्या के आधार पर। किस पे? तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें आवंटित होती है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितना है? लोकसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना है? तो अधिकतम संख्या है 550। कितना है? 550। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीबी मालवंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार है। कौन सा? मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की पूर्व समाप्ति मतलब कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उसको हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यदि लोकसभा की इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो यह हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोकवित्त ठीक है भारत के लोकवित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने का काम करते हैं? संसदीय नियंत्रण रखने का काम करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय आवरण का प्रस्तुत किया जाना है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? कौन सा धन विधेयक के बारे में सही नहीं का बात बोल रहा है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। किसी भी दोनों सदनों में प्रस्तावित किया जा सकता है। सही आंसर है उसका ये हो जाएगा। ये गलत था तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कूट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा और राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 यानी धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सही है। ठीक है, धन विधेयक के निरस्त्रीकरण अथवा संशोधन के संबंध में ये भी सही है। तीसरा क्या मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में ये भी सही है। चौथा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी केवल चार यानी एक कथन है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मतभेद हो वह निम्नलिखित कूटों पर विचार किया जाए। तो वह क्या है? दोनों सदनों पर मतभेद हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2 यानी लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है। क्या होता है? संसद के बजट पक्ष से व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय आवृत्ति और दोनों सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। संघीय व्यवस्था से संबंधित बोल रहा है, ठीक है, कौन सा सही है, कौन कौन सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 1 और 2। तो 1 में क्या है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव करता है, ये बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, एकात्मक सुझाव का सशक्त मिश्रण है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राविधान निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राविधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों की उन्मुक्तियां को निर्धारित करता है। क्या करता है, उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 105 के अंतर्गत, अनुच्छेद 105 के अंतर्गत इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिलान करें यानी सुमेलित करें, निम्नलिखित में से मिलान करें यानी सुमेलित करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद बनती है किससे बनती है, किससे मिलकर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है हमारा भारतीय संविधान, भारतीय संसद। अगला क्वेश्चन है संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से, संविधान मतलब निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है, कौन एक क्या कहता है, उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। इसका किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यह आता है अनुच्छेद 100 के अंतर्गत, अनुच्छेद 100 के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलान करने के लिए, ठीक है, 2 कूट दिया गया है उसको मिलान करने के लिए बोला, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 1 का 3 यानी भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, ठीक है, और बी का 1 भारत का निर्णायक एवं महालेखक प्रशिक्षक लोक लेखा समिति, ठीक है, और ऑप्शन सी का डी, सी का 4, ऑप्शन सी का 4 है इसका, सॉरी इसका यहाँ लोकसभा की बैठक। अगला क्वेश्चन हो गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यह होता है अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। 53 के अंतर्गत क्या होता है, को अंतर्राष्ट्रीय समझौता क्या करता है, अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए बाध्य करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। भारतीय संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, यह करता है लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष उन्हें मनोनीत करता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, कोई विधेयक क्या करता है, कर लगाता है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। क्या करता है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। वह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपको PDF चाहिए तो वहाँ जाकर आप जुड़ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी उच्चारण में, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, धीरे धीरे सही हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।